नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा दिन और इलेक्शन कमीशन ने अपनी फजीहत जो कल कराई है और जिस तरह का कृत्य किया है, जो वो कृत्य अभी तक तो थोड़ा ढका छुपा था। उसमें थोड़ा ये था कि ये राजीव कुमार भी इस तरह से कर रहे थे और ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब फिर से एक बात, अ, मैं उस शब्द को ये कहता हूं कि वस्त्र नहीं रह गए हैं। वो बिल्कुल सामने कल जो जो हरकत की है संडे के रोज, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, ये जो ज्ञानेश कुमार साहब है, इन्होंने जो काम किया, अ, उसका उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं दो तीन चीजें इसलिए कह दूं कि अ, जो ज्ञानेश कुमार जिस तरह के कल मूड में आए थे और जिस तरह से एग्रेसिव होके बात कर रहे थे, बहुत सी चीजें वो है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा कि उसका पर्पस बिल्कुल साफ हो गया था कि संडे के रोज अगर वो ये आके ये काम कर रहे हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य भाजपा के स्पोक्स पर्सन की तरह कर रहे थे। क्योंकि सारा कुछ कोशिश ये थी कि राहुल गांधी और विपक्षी दलों के द्वारा जो बिहार में वो चोर गद्दी छोड़ यात्रा शुरू हुई है, उसके नैरेटिव को खत्म किया जा सके। और वो अपने उस काम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को करने में सफल भी हुए, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज पेपर की हेडलाइंस देख लीजिए, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी के चारों खाने चित और ज्ञानेश कुमार ने भरी हुंकार, ये सब हुंकार और ये सब कर रहे थे। और कल जिस तरह से ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से बार बार ये गुस्से होके कह रहे थे माफी मांगो माफी मांगो। तो अभी आज उर्मिलेश जी से बात हो रही थी, उर्मिलेश जी का कहना था कि उनको याद आ रही थी किस तरह से स्मृति ईरानी लोकसभा के अंदर एक बार सोनिया गांधी से माफी मांगो करके कर रही थी। उसी तरह का काम यहाँ पे ज्ञानेश कुमार भी कुछ करते हुए नजर आए। अ, क्योंकि अच्छा, माफी मांगो ये था। मुझे दो तीन चीजें इसलिए कहनी है कि एक तो ये समझना चाहिए कि चाहे वो राजीव कुमार हो, चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो, ये व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति को एक सदस्यीय कमेटी ने इस काम के लिए चुना है। उस 3 सदस्यीय कमेटी के एक मेंबर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई भी हो सकता है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के बारे में तो बिल्कुल साफ है कि ये जो सीईसी बने हैं उस कमेटी द्वारा नियुक्त हुए हैं, जिस कमेटी के एक सदस्य लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी हैं। अब वो व्यक्ति जिसने आपको एक तरह से अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उससे माफी मांगो है। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त कारण है कि ज्ञानेश कुमार के ऊपर महाअभियोग केवल इस कारण से होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी संवैधानिक जो उनकी जिम्मेदारी है उससे अलग हटके बीजेपी के एक एक निचले स्तर के नेता के तौर पे उन्होंने ये काम किया है। बीजेपी का भी कोई, हालांकि वो मुश्किल लोग हैं, लेकिन फिर भी अटल अटल जी कम से कम एक सभ्यता रखते थे, एक सज्जनता रखते थे। उस तरह की भाषा नहीं, उन्होंने बिल्कुल जो जो निचले दर्जे के नेता होते हैं उस तरह की भाषा दिखाई है यहाँ। महाभियोग इसलिए भी आना आवश्यक है कि कल उनका झूठ, जो जिसको कहते हैं चोर मचाए शोर, उनकी कल हड़बड़ाहट, उनकी सारी चीजों पे पर्दा डालने की कोशिश, वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे। और एक ध्यान रखना होगा, दर्शकों को भी समझना होगा कि यही विपक्ष है जब 2024 जून के इलेक्शन के बाद इस विपक्ष में इतना अब आत्मविश्वास भी आ गया है, उत्साह भी है। धनखड़ का अगर आपको याद हो, धनखड़ जी का, जिन्होंने, धनखड़ जी अलग हैं, उपराष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है थे, ये स्पष्ट था। महाअभियोग उनके खिलाफ लाया गया था, वो पास नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष की बात अंतोगत्वा सही साबित हुई कि धनखड़ वॉज नॉट फिट टू ऑक्युपाई द चेयर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और इसीलिए उनको वहां से चलता किया गया।
उनको वहां से इस्तीफा देके भागना पड़ा, और भाग के कहां छुपे हुए हैं, उनका कहां मुंह बंद है, यह अभी तक नहीं पता लगा है। तो उसी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज महाअभियोग ये कह के इस देश के सामने विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को बेनकाब करके जनता के सामने लाएं, महाअभियोग इंपीचमेंट की प्रोसेस शुरू करें। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, ये सारी चीजें एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। 2023 में सीईसी को जब इम्यूनिटी दी गई थी कि उनके ऊपर इस तरह का मुकदमा नहीं चल सकता है, तो उसकी अब समझ में आ रहा है कि उसको क्यों किया गया था, क्योंकि उसके द्वारा इस तरह के गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक काम कराने थे इस सरकार को। दूसरी बात, एक चीज और है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अलग चीज है। राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार व्यक्ति हैं जो उस पद पे बैठते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर कोई इनसे जवाब मांगता है तो ये बार बार कहते हैं मैं इलेक्शन, ये वही उसी तरह की बातें हैं कि मोदी जी राष्ट्र नहीं है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बैठते हैं और मोदी जी से सवाल पूछा जाता है तो प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछा जाता है, मोदी जी से पूछा जाता है। उसी तरह से, और मैं इसका एक छोटा उदाहरण इसलिए दे दूं, मेरी याद में, और जो जितना लोगों से भी पूछ लीजिए, इस देश के जो सबसे कड़क इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हुए हैं उनका नाम शेषन जी था। शेषन से ज्यादा कड़क इलेक्शन कमीशन कोई नहीं हुआ, जिन्होंने इस देश के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इलेक्शंस में एक नए तरह की पारदर्शिता लाने की कोशिश की थी। इसमें भी दो राय नहीं है। वोटर आईडी कार्ड ये सब उन्हीं का था। और मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, 1995 के बिहार विधानसभा से पहले मैं पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित था, से मैं उसका ऑल इंडिया ऑफिस बेरर था। मैं राजीव धवन जी हमारे वकील हुआ करते थे, क्योंकि चुनाव चिन्ह का मामला था कि चुनाव चिन्ह हमें मिलेगा, वो मिलेगा, नई पार्टी को कुछ बहुत सी चीजें थी, वो वहां फेस हुआ करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब और मैं उस कमीशन में कई बार हाजिर हुए। उसके बाद जब 1995 का बिहार का इलेक्शन हुआ तो एक नहीं अनेक बार इलेक्शन कमीशन तक हम लोग जाते थे, और वो भी फैक्स और फोन के द्वारा, और इलेक्शन कमीशन 1 घंटे और 2 घंटे के अंदर उस पर कोई कार्रवाई करता था। आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर प्रदर्शन करके, उनके जो स्पोक्स पर्सन है रामगोपाल यादव जी, उन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि करीब 58,000 एफिडेविट 2022 के इलेक्शन में दिए गए थे। उस पर आज तक कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और 1995 में एक बिहार के इलेक्शन के दौरान आप छोटी सी भी बात कर दीजिए, एक फैक्स भी भेज दीजिए 4 लाइन का, 2 लाइन का, उस पर कार्रवाई होती थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो इलेक्शन कमीशन होता था, और इसीलिए एक बहुत टफ होने के बाद भी, बहुत ही कड़क होने के बाद भी, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में शेषन ने जो इज्जत कमाई थी, शेषन की बाकी चीजें लोग फिर कहने लगते हैं वो उसके जहाज में गए थे, वो उस पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, वो सब अलग बात है। हिज रोल, जब तक वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, उसको उस तरह का एक रोल मॉडल के रूप में आए थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद जो ज्ञानेश कुमार ने कल ये काम किया है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं। कल ज्ञानेश कुमार की सारी जो ऊर्जा थी, सारी ताकत थी, सारी जो प्लानिंग थी, वो ये थी कि जो बिहार में विपक्ष की जो एक यात्रा निकल रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, वोट चोर गद्दी छोड़ वाली, उसमें पानी डालने का काम था कि उसको किसी तरह से वो पीछे हो जाए, न्यूज में हम ही रहे, उनकी कोई बात ना करे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उस यात्रा में इसने पेट्रोल डालने का काम कर दिया है, क्योंकि यात्रा को शायद ज्ञानेश कुमार अगर इस तरह की ऊट पटांग, फर्जी, बेबुनियाद, बदतमीजी की भाषा नहीं बोले होते तो इस यात्रा चलती
अच्छी चलती, लेकिन जिस तरह से यात्रा का रिस्पांस एकदम से बढ़ा है, कई गुना बढ़ गया है, उसका एक एक बड़ा कारण विपक्षी पार्टियों को धन्यवाद देना चाहिए ज्ञानेश कुमार के उस तरह का बिना सिर पैर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं मैं इसलिए भी एक बात कह के खत्म करूंगा। आज विपक्ष के जो सारी पार्टीज थी उन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्ष फिर एक झंडे के नीचे आ गया है। वो आम आदमी पार्टी जिसने एक ही अभी 20 दिन पहले अनाउंस किया था कि हम इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है, वो संजय सिंह यहाँ दिखे। अच्छी रात की एक सूचना थी। संजय सिंह एक सशक्त आवाज होते हैं, बहुत आर्टिकुलेट हैं, ठीक से बोलते हैं, जोरदार ढंग से बोलते हैं। वो आज फिर से यहाँ थे। गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से, राम गोपाल यादव जी, महुआ मैत्रा जी, मनोज झा साहब, संजय सिंह साहब, डीएमके के रिप्रेजेंटेटिव अरविंद सावंत शिवसेना से, जॉन ब्राइटस सीपीएम से, ये सारे लोग, सारे जो प्रमुख वो थे। और उन्होंने कहा कि हम सबको इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि समय कम था, इसलिए हम प्रमुख कुछ लोग आ गए हैं। इन लोगों ने एक तरह की जिद्दत दिखाई और उसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी बहुत सी सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन एक चीज जो है उसमें इलेक्शन कमीशन को इस पे, मतलब ज्ञानेश कुमार को इस पे सोचना चाहिए कि जब आप एफिडेविट मांग रहे हो तो एफिडेविट तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी दिए हुए हैं, अखिलेश यादव ने भी दिया हुआ है, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन महुआ मैत्रा का एक कहना यह था कि आप 65 लाख जो वोट आपने काटे हैं, जो मतदाता सूची से 65 लाख वोटों को हटाया है, उसमें जो मृत हैं उनको आपने ड्राफ्ट लिस्ट में डाल दिया है, जो जीवित है उनको आपने डिलीटेड लिस्ट में डाल दिया है। उसके बाद भी आप क्या एफिडेविट दे सकते हो कि ये 65 लाख वोटर जो हटाए गए हैं बिल्कुल नियम के कानून है? दीजिए ना एफिडेविट। एफिडेविट की बात करते हो, ये डाइवर्जन की बात है। और जिस तरह की भाषा यूज की गई है कि 7 दिन के अंदर अगर माफी नहीं मांगी तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। उनकी भाषा भावभंगिमा एक छोटे लेवल, और जो उनका जो जो जिस ढंग से वो कर रहे थे, जो डिलीवरी थी, उसमें अमित शाह जिस तरह से लोकसभा के अंदर लोगों को जिस तरह से डराने का और धमकाने का काम करते हैं, उस तरह से धमकी वाला वो था। एक निहायती बचकानी हरकत। और ये साफ लग रहा है कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट के पद को धनखड़ ने जितना गिरा दिया था, धनखड़ जी ने जितना गिरा दिया था, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक संवैधानिक संस्था है, उसको गर्त में ले जाने का काम राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार मिलकर कर रहे हैं। लोगों को उनकी निष्पक्षता पे डाउट है। आपको लोग अब ये मान रहे हैं कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप भाजपा के कहे हुए अनुसार बातें कर रहे हैं, और आप जो भी बातें कर रहे हैं उसका कोई तार्किक वो नहीं। तो मेरे हिसाब से तात्कालिक तुरंत में एक आवश्यक ये है कि विपक्ष की सारी पार्टियां एकजुट होकर बिल्कुल महाभियोग का प्रस्ताव लाएं। वो पास हो या ना हो, लेकिन इतिहास में यह दर्ज होना जरूरी है कि भारत के इतिहास में इतने पक्षपाती और झूठ बोलने वाले इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, ये इतिहास में कहीं दर्ज हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।